और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास वाला एरिया, सबसे पास वाला एरिया कौन सा है जहाँ पे आप जल्दी पहुंच सकते हो। फॉरेस्ट में जब हम लोग एंटर करते हैं, जब बोलते हैं ना कि पीछे से आवाज आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि हमें लगता है कोई हमें आवाज दे रहा है, कोई हमें बुला रहा है, ऐसा फील होता है। अब पायल की आवाज सुनाई देती है, छन 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 छन। फिर हमें बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। फॉरेस्ट में कुछ लोग बोलते हैं बच्चे की रोने की आवाज की, बिल्कुल ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, बगल में कोई औरत चिल्ला रही है। कभी कभी यहाँ खेतों में भी आवाज आती है कि एक औरत बहुत जोर चिल्ला रही है। हमारे घर के आसपास में भी काफी पेड़ पौधे, और काफी साल पहले की बात है कि रोज रात को छम छम ऐसी आवाज आती थी। तो हम मम्मी पापा को बोले कोई रात को कोई चुड़ैल तो फिर मम्मी पापा ने बाहर बहुत बार नोटिस करा कि अरे कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। हाय, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल वाइब। दिस इज मी डॉली। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे, एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लास्ट वीडियो को बहुत ही ज्यादा पसंद किया, एंड आई होप आप इस वीडियो को भी बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे, बिकॉज आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड इट्स कम्प्लीटली न्यू फॉर मी, या और एंड आई होप आपके लिए भी होगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, और उसके बारे में आज हम डीपली जानने वाले हैं आज के हमारे गेस्ट से, जो कि हैं मिस्टर सागर ठाकुर सर, जो कि ब्लैक बेल्ट अचीवर रह चुके हैं कराटे में, एंड नाउ ही इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, एंड ही इज माय बिग ब्रदर टू। हेलो सर। हेलो रोवी, हाउ आर यू सर? आई एम टू गुड। Okay, so sir, my first question is that what is wildlife photography? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, इसको हम एक तरह से इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि पहले हम जानना चाहते हैं फोटोग्राफी होती क्या चीज है। Yes. फोटोग्राफी क्या होता है कि एक तरह की लाइट पेंटिंग है, ठीक। तो पेंटिंग को एक डिजिटल फॉर्म में करना वो फोटोग्राफी हो गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मतलब जीव जंतुओं की, नेचर की फोटोज खींचना, जिसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। Okay. But इसके पीछे रीजन क्या है सर कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आखिर क्यों ये ट्रेंड में आई है, क्यों ये प्रोफेशन बना है, आखिर क्यों? बिकॉज इट्स अ कॉमन थिंग, बट आज के टाइम में ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीज बन चुकी है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? वाइल्ड लाइफ में लोग इतना इंटरेस्ट इसलिए लेने लग गए हैं कि वाइल्ड लाइफ खत्म होती जा रही है। दुनिया देखना चाहती है कौन कौन से जानवर, जीव जंतु बचे हैं इस दुनिया में। ये ट्रेंडिंग में आजकल इसलिए लोग ज्यादा इसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इसको भी एक तरह का बिजनेस बना दिया है। Yes. पहले जो वाइल्ड लाइफ करते थे वो लोग अपने लिए करते थे, पर आज के टाइम में लोगों को नॉलेज ही नहीं है, वाइल्ड लाइफ जानवरों के बारे में जानते नहीं है। तो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, जो एनजीओ से जो काम करते हैं, वो अपने काम को लोगों को दिखाने के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का सपोर्ट लेते हैं। तरह की भाई मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ, तो मैं सबको दिखाऊं, सबको बताऊं कि भाई हमारे यहाँ कैसे जानवर है, इनके साथ में कैसे सेफ रहना चाहिए। अब लोग उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं क्योंकि उन्होंने वो जानवर देखा नहीं है। लोग बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, उन्हें जंगल का पता नहीं जंगल कैसा होता है। अगर मैं, जैसे मैं ऋषिकेश में हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं ऋषिकेश आऊँ, तो मैं तो पहले गंगा जी को देख खुश हो जाऊंगा। गंगा जी के पास एलिफेंट्स कितने आते हैं। फिर मैं चाहूंगा कि इस चीज को, ये यादें मैं अपने साथ लेके जाऊं, अपने दोस्तों को दिखाऊं वहां पे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मोबाइल से हम सीन कैप्चर करते हैं, ठीक। धीरे धीरे करके अवेयरनेस लाने के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का यूज हुआ। ओके, तो सर आपका इंटरेस्ट कैसे आया और कब से आया? क्योंकि आई थिंक जैसे हर किसी चीज के पीछे कोई रीजन होता है। लाइक कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसका इंटरेस्ट बचपन से होता है। लाइक कोई पॉलिटिशियन में जा रहा है तो उसका इंटरेस्ट शुरू से ही कुछ लीडरशिप क्वालिटी अंदर होती है, या समाज सेवा पसंद होता है। आप इस फील्ड में कैसे है कि आपके अंदर से ऐसी इंटरनली कॉलिंग क्या थी एनिमल्स को लेके या वाइल्ड लाइफ को लेकर, जो आप इस फील्ड में एंटर हुए? ये तो बहुत एक छोटी स्टोरी है, वो बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर। मेरे पापा हांगकांग गए थे जॉब के सिलसिले में, तो वो वहां से कैमरा लेके आए थे, एक वीडियो कैमरा लेके आया था और एक स्टिल कैमरा लेके आया था। तो डैड ने कुछ फोटोज दिखाई मेरे को कि हम लोगों ने उस समय क्या होता था, फोटोज दिखाई भी, मैं क्या बोलूं, वो कुछ इमेज क्लिक करके ऑलरेडी प्रिंट करवा के लेके आ रखे थे। अच्छा। और मुझे काफी इंटरेस्ट लगा। मैं, ये बात है 1998 की। ओके। तो डैड जब वो फोटोज दिखाई, मैंने सोचा, हमने स्कूल में हमने सोचा ऐसे भी कुछ होता है। तो डैड ने सिखाया मेरे को कि कैमरा ऐसे पकड़ा जाता है। तो डैड ने मुझे एक दिन बोला, ये 3 रील होती थी, रील फिल्म जिसे बोलते हैं, छोटी फिल्म होती थी, कि ये 3 रील तेरी है,
कैमरा ले जाओ, शूट करके आ। मैं निकला, IDPL में रहता था पहले मैं। Okay. तो मैं जैसे घर से निकला मॉर्निंग के आई थिंक 6 बजे होंगे। तो मैंने कहा कहाँ जाऊँ, मैं क्या खींचूं। तो IDPL एक पूरा तरह का पेड़ों से भरा हुआ सुंदर, बहुत सुंदर जगह। Okay, उस टाइम पर। हाँ, उस टाइम पे। और मुझे काफी सारी बर्ड दिखी। तो मैं उन बर्ड को फॉलो करते करते एक GM का जंगल बोलते हैं, तो मैं वहां तक पहुंचा। तो मैंने वहां देखा कि बहुत सारी बर्ड्स। तो मैंने नेचर को, पेड़ों को, पानी को, जो वहां से पानी जाता है उसको कैप्चर किया। मैंने 3 रील 2 घंटे में पूरी खत्म कर दी। अच्छा। मुझे पता भी था कि उसे बदलते कैसे, पर मुझे ये नहीं पता था कि रील को अंधेरे में चेंज किया जाता है। तो पहली बार रील तो मेरी अच्छी तरह शूट हुई, दूसरी वाली रील काफी डैमेज हुई मेरी। तो वो मैं डैड को सबमिट किया कि पापा ये खींचा, इसको आप धुलवा के लाओ। तो डैड तो लेके आया धुलवा के, तो काफी अच्छी इमेजेस थी। तो डैड ने मुझे बोला था पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर, उसके बाद तो को अगर वाइल्ड लाइफ में जाना है या फोटोग्राफी में जाना है तो तब वो कर। तो मेरे डैड मेरे इंस्पिरेशन थे, उन्होंने मुझे सिखाया सब कुछ। ओके। उसके बाद आप फिर इस फील्ड में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इसमें आए। और अभी से इसमें आप क्या कर रहे हैं? अभी हमारे ग्रुप है छोटे छोटे, जिसमें हम लोग फ्री ऑफ क्लासेस भी देते हैं बच्चों को वाइल्ड लाइफ के बारे में। या मुझे कोई इंस्टाग्राम में DM करता है तो मुझसे कुछ पूछता है, तो मैं उसे वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ मेरे लिए एक तरह का योगा है। अच्छा। और हाल फिलहाल मैं अभी 2 बहुत बड़े नाम के साथ काम कर रहा हूँ। एक तो है इको टूरिज्म डिपार्टमेंट उत्तराखंड, और एक राजी टाइगर रिजर्व। ओके। तो उसमें क्या काम होता है सर? मैं डॉक्यूमेंट्री शूट करता हूँ। जैसे अभी टाइगर ट्रांसलोकेशन हुआ था, उसकी डॉक्यूमेंट्री मैंने शूट की। वेरी नाइस सर। जैसे आप ये बता रहे हैं टाइगर से रिलेटेड, तो क्या जंगल में जाना क्या भयानक नहीं है? कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जो बहुत डेंजर रहा। जंगल में जाना डरावना है अगर आपको नॉलेज नहीं है। और जो हम लोग जो जंगल में जाते हैं मोस्टली, तो हम लोग सफारीज करते हैं। जैसे मेरा वो ग्रुप है जिसमें हमारे और भी फोटोग्राफर्स हैं, कुछ एम्स के हैं, कुछ निर्मल हॉस्पिटल के, ऋषिकेश के मार्केट के हैं। तो हम लोग जब जाते हैं सफारी में जाते हैं, सफारी सेफ होती है। जब हमारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी प्रोवाइड होती है। मतलब हम कोर एरिया में पैदल नहीं चलते। वो फॉरेस्ट की टीम होती है, वो फॉरेस्ट की टीम होती है जो ट्रेंड है उस चीज के लिए, वही चलते हैं। बाकी हम लोग गाड़ी से शूट करते हैं, तो सेफ रहता है। ओके। आप अपनी इस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के जर्नी में आप सबसे ज्यादा अमेजिंग आपके लिए कौन सी जगह रही होगी जहां पर आप गए हैं फोटोग्राफ के लिए? सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है और आज भी लगता है, मैं वर्ल्ड में कहीं भी जाऊं फोटोग्राफी करने के लिए, तो मैं हमारा कुमाऊं है, यहाँ पे गौरी रेंज है एक। कुमाऊं में? कुमाऊं नहीं, कुनाव 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 गौरी रेंज है। तो गौरी रेंज का मुझे सबसे अच्छा लगता है, बहुत सुंदर है। अच्छा। तो वहां पर मतलब क्या क्या है ऐसा, किस टाइप के एनिमल्स वहां पर होते हैं ज्यादातर? क्या वहां पे आपको इजीली स्पॉटेड डियर मिल जाएंगे। ओके। और एलिफेंट हो गया, लेपर्ड हो गया, रात के टाइम में टाइगर दिख जाता है। बर्डिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि विलेज है, तो विलेज के बाद आप बर्डिंग कर सकते। हम जंगल के अंदर एंटर नहीं करते। आप विलेज के पास जाके आप बर्डिंग कर सकते हो ना। जैसे लोगों के घर है, चाय की दुकान है, वहां पे बर्ड्स आती है, तो वहां पे आप शॉट कर सकते हो, खींच सकते हो इमेजेस। क्या इसमें से कैंपिंग भी होती है आप लोगों की कभी? नहीं, कैंपिंग नहीं करते। फॉरेस्ट जो हमारा जो भी एरिया है, ये कोर एरिया है, टाइगर रिजर्व है, तो इसके एक प्रोटोकॉल से नियम है, उसको फॉलो करना होता है। हम कैंपिंग नहीं कर सकते। बस हम लोग क्या होता है कि जब हम सफारी में शूट कर लेते हैं, या विलेज के पास का जो जंगल होता है, जो विलेज को टच कर रहा है, ऑन रोड से शूट कर लेते हैं। और बाकी तो गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट होता है, गवर्नमेंट की गाड़ी जाती है, उसमें शूट। सर आप ये बताइए कि जैसे आप इस ट्रैक पर जा चुके हैं, तो आपको कुछ ऐसा फील हुआ है जानवरों के साथ में, कुछ ऐसा इमोशन कनेक्शन जो आप हम सभी के साथ शेयर कर सके? बिकॉज हम लोग तो डरते हैं। इनफैक्ट जैसे अभी आपने दिल्ली NCR का सुना होगा, डॉग्स को भी शेल्टर में डाल रहे हैं। तो इस तरह से आप बताइए, क्या जानवर इतने भयानक हो सकते हैं या हमारी ही सोच है ये? इसको मैं जानवर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं। हम लोग अपनी मेंटेलिटी में बना लेते हैं कि ये जानवर खतरनाक है। कोई जानवर खतरनाक नहीं होता। सॉरी, कोई जानवर खतरनाक नहीं होता। लाइक व्हाट? अगर हम बोले कि टाइगर बहुत खतरनाक है,
टाइगर हमारे इलाके में नहीं आ रहा है, हम उसके इलाके में जा रहे हैं। सिंपल था। ये समझो कि सडनली मैं आपके घर आऊं, आप मुझे बोलोगे हाँ जी आइए बैठिए, और सडनली आप मुझसे बिना बताए मेरे घर आओगे, तो मैं तो अटैक करूंगा ही ना आप पे कि आप मेरे घर के अंदर कैसे एंटर कर रहे हो। उसे डर लगेगा। हम इंसानों को भी डर लगता है। बिल्कुल। अब हम इंसानों ने क्या कर दिया कि हमने उनके घर छीन के हमने कब्जा कर लिया उसको, और हम अब वो जानवर अपने घर के पास घूमने आता है तो हमें लगता है कि हम अटैक करने, हम उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो अपनी सेफ्टी करता है, जानवर केवल अपनी सेफ्टी करता है, अटैक नहीं करता। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप है किंग कोबरा। सब लोग बहुत डरते हैं उससे, पर सबसे अच्छा सांप है। उसका अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि उसने आज तक भी एक भी इंसान को, मतलब उसके जहर से नहीं मरा इंसान। और सबसे जहरीला सांप है। सांप क्या करते हैं या कोई भी जानवर क्या करता है, अपने सेल्फ डिफेंस में ही वो अटैक करता है जो उसे खतरा लगता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी जानवर ऐसे ही बेवजह किसी इंसान पर अटैक नहीं करता है, वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए करता है। जब वो भी तब करता है जब उसे लगता है कि अब उसकी जान के ऊपर बन आ गया, अब उसे अटैक करना ही पड़ेगा, वरना ये इंसान मुझे खत्म कर देगा। बिकॉज यही है क्योंकि हम उनके स्पेस में जा रहे हैं और जा नहीं रहे हैं, आई थिंक उनका स्पेस खत्म कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि जितने भी जंगल थे उसे काट के हम लोगों ने अपना घर बना दिया, और उनके जो घर है वो खत्म कर दिए। तो जब उनके पास जगह ही नहीं बचेगी, इनका एक एरिया होता है, जब उनके पास वो एरिया ही नहीं बचेगा तो वो कहाँ जाएंगे? शहरों में आएंगे। शहरों में आएंगे तो अटैक करेंगे, क्योंकि इंसान उसके ऊपर सबसे पहले अटैक करता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखी थी, एक एलिफेंट किसी के घर के पास से गुजर रहा था तो लोग उसके ऊपर गर्म पानी फेंक रहे थे। तो हाथी के ऊपर गर्म पानी, आपके ऊपर गर्म पानी फेंक दे क्या होगा? बहुत जलेगा ना। हाथी के ऊपर गर्म पानी फेंकोगे तो वो तो अटैक ही करेगा। बिल्कुल। तो वो अटैक करता है, फिर बोलते हैं कि जंगली जानवर ने हमारा ये तोड़ दिया, हमारा घर टूट गया। पर ये भूल जाते हैं कि वो एक जानवर है, वो भी इस प्लेनेट का सबसे इम्पोर्टेंट बंदा है। जैसे हम सबसे इम्पोर्टेंट बंदे हम है ना, वैसे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट बंदे हैं। उनको भी जीने का हक है, उनको भी यहाँ रहने का हक है। धीरे धीरे अगर ऐसे चलता रहा तो जैसे काफी सारी स्पीसीज गायब हो गई है, ये भी गायब हो जाएंगे, और हमारे इको सिस्टम खराब हो जाएगा, हमारी फूड चेन खराब हो जाएगी। So my next question is that कि क्या आप राजा जी टाइगर रिजर्व में आप कितनी सफारी पर जा चुके हैं? मैं राजा टाइगर रिजर्व में 2016 से सफारी कर रहा हूँ। और काउंटिंग तो कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत सफारी कर डाली है। अनकाउंटेबल। फिर भी एक कुछ नंबर हो, कुछ ऐसा। वाइल्ड लाइफ में नंबर कभी नहीं होता, क्योंकि वाइल्ड लाइफ बहुत महंगा हिसाब किताब है। इवन आपके गैजेट से लेकर आपकी सफारी से लेकर बहुत महंगा हिसाब है, तो नंबर याद करना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो सर जैसे आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग जो आते हैं वो सीखने के पर्पज से आते हैं, या जो गाइड्स होते हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं? सफारीज में 3 तरह के लोग आते हैं, जितना मुझे लगता है। पहला, जो फैमिली के साथ केवल उनको जंगल दिखाना चाहते हैं। दूसरा, जो कि जंगल को फील करना चाहते हैं, जैसे बर्डिंग वाले जंगल को फील करना चाहते हैं। तीसरे वो होते हैं जो प्रोफेशनली होते हैं, जो मतलब जंगल को फील भी करना है और उसको सीखना भी है, साथ वालों को सिखाना भी है। तो अबाउट फोटोग्राफी, एनिमल्स, क्योंकि जो हम कैप्चर करते हैं वहाँ जंगल में, वो आम लोगों को इजीली नहीं मिल पाता। तभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आज के टाइम में बहुत पीक पे चल रही है। कुछ ऐसे शॉट्स मिल जाते हैं जो लोग ढूंढते रहते हैं और नहीं मिलते। तो ये थोड़ा सा है, इसलिए सफारी को लोग इसलिए ज्यादा वो प्रेफर करते हैं कि हम खुद अपनी आंखों से देखें। तो 3 तरह के लोग इसी तरह के होते हैं। सर आपको अपनी इस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की जर्नी में कौन सा एक एनिमल ऐसा लगा जो बहुत ही ज्यादा फोटोजेनिक लगा? ऐसा कोई एनिमल बताइए। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है स्पॉटेड डियर। उससे मेरा अपना अलग ही लगाव है। मेरी जो 2nd नेशनल ज्योग्राफी में पब्लिश हुई थी, मैगजीन में जो मेरी पब्लिश हुई थी इमेज, वो स्पॉटेड डियर की थी। अच्छा। स्पॉटेड डियर मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं उनको समझता हूँ, मतलब उनके एक एक चीज को, उनके पैर हिलाने के तरीके, पूंछ हिलाने का तरीका, और मैं पता सबसे अच्छे पोज अगर कोई देता है
तो वो स्पॉटेड डियर देते हैं, मुझे तो ये लगता है। ओके क्या कभी ऐसा लगता है कि आपके कैमरा को देख के, जैसे ह्यूमंस हैं हम पोज देते हैं, क्या एनिमल भी कोई पोज देता है, ऐसा लगता है? स्पॉटेड डियर देता है। ओके स्पॉटेड डियर मुझे इसलिए इतना अच्छा लगता है क्योंकि वो वेट करता है, वो मतलब वो उस समय को फील करता है कि इस समय डेंजर है कि नहीं है। और जब हम कैमरा उसकी तरफ मूव करते हैं कैप्चर करने के लिए, तो कुछ देर रुक के हमें भी पढ़ना चाहता है। बहुत सारे एनिमल ऐसे जो हमें देख के भाग जाते हैं, वो शाई नेचर के होते हैं, तो पहले रन कर जाते हैं। स्पॉटेड डियर खड़ा रह के थोड़ी देर देखता है, मतलब पढ़ना चाहता है कि ये है क्या, कि वो डर के ऐसे भागता नहीं। हाँ ये है कौन जो मुझे देख रहा है। वो भी हमें देखना चाहता है, समझना चाहता है, वो मुझे फील होता है। ओके वाह सर। अच्छा सर ये बताइए कि क्या ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में सबसे ज्यादा जो कौन सी एक चीज है जो इन्वेस्ट होती है, जिसे आप कहेंगे कि हमारी सबसे ज्यादा कॉस्टली चीज है जो हम इस ट्रैक पर इन्वेस्ट करते हैं? एक्चुअली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत कॉस्टली चीज है। हमारे जो कैमरेज होते हैं, जो हमारी कैमरे की बॉडी है, वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख से स्टार्ट होती है। लेंसेज तो 10 लाख 20 लाख 30 लाख तक पहुंच जाते हैं। बट अगर मुझे लगता है कॉस्टली सबसे ज्यादा क्या है, जिसका मोल मुझे नहीं लगता कोई दे पाएगा, टाइम। ओके क्योंकि एक अच्छी इमेज कैप्चर करने में सालों लग जाते हैं। अच्छा जैसे कि मेरी जो फर्स्ट डेली रीजन बनी थी नेशनल ज्योग्राफी में, उसके लिए मुझे 1 महीना रोज गंगा जी किनारे जाना पड़ा था। अच्छा परफेक्ट पोज के लिए, परफेक्ट शॉट के लिए जो मुझे चाहिए था। ओके दूसरी वाली जो मेरी बनी थी उसके लिए मुझे पूरे स्पॉटेड डियर को स्टडी करना पड़ा था कि वे कैसे देखते हैं, क्या है इनके पीछे कहानी क्या है। उसकी कहानी भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हाँ जी। उसमें बरसात का वक्त था, कैमरे वाटरप्रूफ नहीं होते, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं हमारे जो कैमरे हैं। अच्छा तो एक हाथ से छाता पकड़ना है, बारिश हैवी हो रही है, शॉट बारिश में लेना था, ब्लैक एंड व्हाइट शॉट लेना था। अब मुझे पता था कि जब बारिश होती है तो जो झाड़ियां होती है, जो यहाँ पे लालटेन है, तो जितने भी हिरन होते हैं मेल फीमेल, वो सब उसके अंदर छुप जाते हैं। बट उस झुंड का जो मेल होता है, अकेला मेल, वो उस भरी बारिश में खड़ा रहता है। अच्छा तो मैं काफी देर तक ढूंढता रहा, मैंने कहा अभी तो यहाँ हिरन का झुंड तक गायब हो गया। तो सडनली उसको लगा कोई है, वो अकेला उसने उस झाड़ी के अंदर से मुंह निकाला। अच्छा और उसने मुझे देखा, मुझे परफेक्ट शॉट दिया। मैंने उससे कम से कम 15 शॉट लिए होंगे, ओके स्टेप बाय स्टेप, और वो 15 शॉट में मुझे कंटिन्यू देखता रहा। ओके मतलब इसके पीछे भी एक हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब सब छुप गए, लेकिन एक जो आप बता रहे एक मेल था वो ही बाहर निकला। मेल और भी होते हैं, पर जो उनका हेड होता है, मुखिया होता है, वो ही मुंह बाहर निकालता है। अच्छा बाहर के लिए देखने के लिए कि बाहर सब ठीक है या हाँ, उसकी हाइट भी सबसे ज्यादा होती है। वाह। और सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट आपको आपकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अगर कुछ लगा हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए। एक छोटा सा इंसिडेंट था, बहुत पुराना, उसके बाद तो कुछ लगा नहीं। कुछ यात्री थे जिनको मना किया गया था कि अब आपको इस रूट पे नहीं जाना, इस रूट पे एलिफेंट थे। तो जो ये मैं इसमें एक चीज को ऐड करूंगा, जो नशा होता है ना, ये कभी किसी का नहीं होता। तो वो लोग नशा करके नीलकंठ से उतर रहे थे। अच्छा तो वो नशे में वो गलत जगह चले गए। तो वहां पे एक हाथी ने एक इंसान को अटैक कर दिया था। तो उसको मैंने देखा था, उस बॉडी को मैंने देखा था। तो वो मेरे लिए बहुत दर्दनाक टाइप का था, डराने वाला था। मैं 3 दिन तक खाना नहीं खा पाया। ऐसा कैसा था सर वो? बहुत ही डेंजर था। बताइए। उस समय मुझे लिटरली उस समय मुझे फील हुआ कि हाथी बहुत डेंजर होते हैं। वरना तो मैं हाथी को बहुत अच्छा होता था, मैं मिलते भी थे हाथी सफारी में भी, या हमारे जंगलों के पास जो हमारे पार्क उनके पास भी पालतू हाथी। फिर मुझे फील हुआ कि नहीं डियर, जो दूरी अच्छी है। अच्छा ऐसा क्या हुआ था सर बताइए, ऐसा जो इतना हॉरिबल आपको लगा?
ऐसा क्या किया था? आपने बहुत वीडियो देखी होंगी, नेशनल ज्योग्राफी में भी हाँ शायद जी। दिखाते हुए, पहले दिखाते थे, अब तो नहीं दिखाते। हाँ, डिस्कवरी चैनल पहले आता था। यूट्यूब में बहुत वीडियोस होती है कि हाथी कैसे खत्म करता है। तो वो खत्म हुई हुई जो बॉडी थी, जो मैंने लाइव देखी थी, और जो हमारे साथ में टीम थी, उन्होंने बोला कि नीचे कोई नहीं उतरेगा, क्योंकि हमें उसे ढूंढना था वहां पे। अच्छा, जो मिसिंग था पर्सन। मिसिंग था, बाकी तो सब नीचे आ गए थे। तो हाथी की बहुत खतरनाक चिंगार सुनी मैंने पीछे से। अच्छा। गाड़ी लेके हम वापस गए, हमें पुष्टि हुई ये बॉडी वहीं पे है, और मेरा तो दिल बिल्कुल कच्चा हो गया था। अच्छा। फिर जब ऐसे कोई इंसिडेंट होता है तो पुलिस वालों की टीम जाती है, तो वो लोग गए थे, वो लोग बॉडी को लेके आए थे नीचे। मैं तो बॉडी को उस टाइम देख के भी खतरनाक हो गया, क्योंकि वर्ल्ड में मुझे लगता है अगर सबसे डेंजर जो डेथ एनिमल से होती है, पहले नंबर पे मेरा मानना है, पहले नंबर पे है भालू। अच्छा। दूसरे में है एलिफेंट, और तीसरे में अगर बोला जाए कि डेंजर डेथ के लिए कुछ है तो वो है टाइगर। ओके सर, तो बताइए ना, उस एलिफेंट ने आखिर किया क्या था? उसने उस इंसान को रोटी बना दिया था, बस ये समझ लीजिए। ओके, इमेजिन किया जा सकता है। नहीं करो तो अच्छा है। ओके, ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे आपने भी सुना होगा, हम लोगों ने भी सुना है, जंगलों में कुछ भूत प्रेत की बातें भी होती है। आपने ये एक्सपीरियंस किया है या जस्ट एक अफवाह है? क्या ऐसा भी होता है कि जंगल से आवाज आ रही है कि कोई पीछे है, कुछ डरावना सा? हम जानना चाहते हैं। इसको मैं दो तरह से समझाना चाहूंगा कि देखो, मानो तो भगवान है, ना मानो तो नहीं है। ये तो अब जब भगवान है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होगी। फॉरेस्ट में एक्चुअली दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है रूट का, कि रूट क्या है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास वाला एरिया, सबसे पास वाला एरिया कौन सा है जहां पे आप जल्दी पहुंच सकते हो। फॉरेस्ट में जब हम लोग एंटर करते हैं, जब बोलते हैं ना कि पीछे से आवाज आ रही है, फॉरेस्ट में हेलुसिनेशन बहुत होता है। ओके। तो उसमें क्या होता है कि हमें लगता है कोई हमें आवाज दे रहा है, कोई हमें बुला रहा है, ऐसा फील होता है। अब पायल की आवाज सुनाई देती है, छन 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 छन। तो एक कीड़ा होता है, ओके। जब वो मीटिंग टाइम के लिए वो साउंड प्रोड्यूस करता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा। फिर हमें बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है फॉरेस्ट में, कुछ लोग बोलते हैं बच्चे की रोने की आवाज दी है, तो वो आउल होता है। ओके। ऐसी आवाजें उल्लू निकालता है। अच्छा। फिश आउल हो गया, वो सबसे ज्यादा निकालता है, ठीक है। या कभी कभी हमें किसी की बिल्कुल ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है कि बगल में कोई औरत चिल्ला रही है। कभी कभी यहाँ खेतों में भी आवाज आती है कि एक औरत बहुत जोर से चिल्ला रही है। वो सियार होता है, जिसे हम गोल्डन जैकल बोलते हैं। ओके। वो कॉल करता है। आवाज होती है, पर अगर आपको नॉलेज है वो आवाज किसकी है तो आप नहीं डरोगे। ओके। पर हाँ, फॉरेस्ट में एक चीज बहुत जरूरी होती है, फॉरेस्ट में भगवान होता है। अच्छा। क्योंकि नेचर हमारा भगवान है। ओके। और आई थिंक सर, जैसे आपने जो चीजें क्लियर करी हैं कि पायल की आवाज, बच्चे के रोने की, औरत के, ये टू मच हॉरिबल थिंग्स हैं। और आई थिंक जो हम सुनते हैं फिर वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे बना देता है उसी तरीके से, हमें वो फील भी होने लग जाता है। क्योंकि हम लोगों ने कहानियां बहुत सुनी होती है ना, पिक्चरों में हमें बहुत कुछ दिखाया जाता है कि ऐसा होता है, हॉरर शो है, वो एक अलग चीज है। वो बहुत अलग चीज है कि ऐसा चीजें होती है, क्या पता होती हो। बट फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता। फॉरेस्ट तो बहुत ही प्योर जगह है, मतलब वहां जाके आप बिल्कुल फ्री फील करोगे। मेरे लिए फॉरेस्ट में जाना लाइक अ मेडिटेशन है। या सर, बिकॉज हमने भी ऐसा सुना है, कुछ लोग जंगलों में जाते हैं सुबह 4 बजे फॉर प्योर वाइब्स, कि प्योरिटी में जाकर वहां पे कोई नेगेटिव वाइब नहीं होगा, प्योरिटी में मेडिटेशन होगा। तो ये भी तो एक बात है। ये हम लोग भी ऐसे ही जाते हैं, हम
4:30-5 बजे हम भी एंटर कर जाते हैं, विलेज के पास जाते हैं। विलेज के पास के जो फॉरेस्ट होता है, क्योंकि शहर के पास के जो फॉरेस्ट है वो बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। हम लोग जाते हैं, हम लोग सफारी में जब जाना होता है हम लोगों को, तो हम सुबह 3:30 बजे यहाँ से निकल जाते हैं, कभी 3 बजे निकल जाते हैं, क्योंकि हमें जाना पड़ता है मोहन। मोहन का रास्ता बहुत दूर है। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे लेपर्ड देखना है तो मोहन की साइटिंग बहुत अच्छी है। अगर मैं चाहूँ मुझे एलिफेंट देखना है तो मैं आपका मोतीचूर रेंज जाऊंगा, वहाँ की एलिफेंट की सफारी बहुत अच्छी है, एलिफेंट बहुत दिखते हैं। और अगर मैं चाहूंगा कि मुझे वर्सटाइल चीजें देखनी है तो मैं चिला जाऊंगा, जहाँ पे टाइगर दिखता है, कभी कभी आपको लेपर्ड दिखते हैं, एलिफेंट बहुत दिखते हैं वैसे। अच्छा, टाइगर के लिए मैं फिर चिला जाऊंगा। तो ये सब चीजें सबको देखना पड़ता है। सर हमने ऐसा सुना था कि चिल्ला की तरफ कोई ऐसा कुछ प्रेत आत्मा का भी कुछ सुनने में आया था, क्या ये आपको सच बताइए, सच है या ये मिथ है? ये मिथ है। एक्चुअली क्या है, गांव वाले थोड़ा सा वो स्टोरी बनाते हैं कि लोग गाँवों को डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, कि जैसे कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आजकल गाँवों के पास रिजॉर्ट बन गए काफी सारे, तो गाड़ी का आवाज जावन ज्यादा हो जाता है। तो लोग इस तरह की कहानी बना देते हैं जिससे कि लोग वहाँ पे थोड़ा कम आए, विलेज डिस्टर्ब ना हो। ये विलेज की कहानी है। अच्छा, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब आपको अपनी लाइफ के इतने सालों की जर्नी में आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि हाँ कुछ इविल स्पिरिट है? मुझे जंगल में केवल ये फील हुआ कि मेरे पास मेरे जानवर हैं जो मुझे जानना चाहते हैं और मैं उन्हें जानना चाहता हूँ। ओके, और कुछ फील नहीं हुआ। ओके। और जिस तरह से सर आपने बातें क्लियर करी साउंड से रिलेटेड, बिकॉज मोस्टली यही है कि साउंड ही सुनाई आते हैं और साउंड से ही हम अपने माइंड में वो इमेज बना लेते हैं। और ये जैसे विलेजर्स की स्टोरी की, वैसे ही सुनने में तो गांव की तरफ से ही आती है बातें कि उधर मत जाना, उधर ऐसा हुआ है, उधर वैसा हुआ है। सच में वो विलेजर वो स्टोरी इसलिए बनाते हैं कि उनको एक्चुअली पता होता है कि वहां पे कोई एनिमल आ सकता है ना, तो वो ये बोलते हैं कि उस साइड मत जाना, वहां भूत मिल जाएगा आपको, जान का खतरा है। तो वो एक तरह से अवेयर करना चाहते हैं अलग तरह से। हम लोग किस तरह से करेंगे, वहाँ जंगली जानवर है, वो अटैकिंग है, ऐसा हो जाएगा या सेफ नहीं है, तो हम लोग उस तरह से बताएंगे। उन लोगों का बताने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो ये बोलते हैं भाई वहां पे भूत है, क्योंकि वहां जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे, कि वहां पे ये हो जाएगा। वो फॉरेस्ट को वो भी एक तरह से प्रिजर्व करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। ओके। जैसे इधर से वो आपने सुना होगा 84 कुटिया करके कुछ है, वहां के लिए भी कुछ ऐसी स्टोरीज आती हैं। 84 कुटिया बीटल आश्रम। हाँ जी, बीटल आश्रम में भी इसलिए किया जाता है, फॉरेस्ट के पास है एक्चुअली, कि 5 बजे के बाद नहीं जाना है। 5 बजे के बाद का इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे लेपर्ड और टाइगर होते हैं इनका मूवमेंट ही शाम को होता है। ओके। तो जब जंगली जानवर शाम को निकलते हैं तो हम लोग जो वो पार्क को बंद कर देते हैं। तो बीटल आश्रम फॉरेस्ट से जुड़े होने की वजह से क्या होता है, जानवर अंदर भी आ सकता है। तो भूत की थोड़ी कहानी है, नेगेटिविटी जो वहाँ के लोगों ने बना रखी है वो उनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि लोग जानवरों से ज्यादा नहीं डरते हैं, भूत से ज्यादा। भूत से ज्यादा जानवर तो उन्हें लगता है कि इनको तो भगा दूंगा मैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि जानवर का एरिया होता है, सर्किल होता है। तो उस सर्किल के अंदर आप आ गए अंदर, जैसे आपका एक सर्किल है, अगर मैं उसके अंदर आपके पास आके बात करूँ तो आप अनसेफ फील करोगे। बिल्कुल। तो आप मुझ पर अटैक करोगे। वैसे जानवर का सर्किल जब वो उसके अंदर जाओगे तो वो भी आप पे अटैक करेगा। और जब जानवर या कोई भी अचानक चौंक जाता है वो डेफिनेटली अटैक करता है। तो इसके सबसे बढ़िया क्या है कि वहां भूत है तो मत जाओ। अब हम समझ गए, सही बात। एंड आई होप हमारे व्यूअर्स भी इस बात को समझ गए होंगे कि उन साउंड्स के पीछे का सीन क्या है और इन हॉरिबल स्टोरीज के पीछे क्या रीजन है। अब मैं साउंड का बताता हूँ। किसी भी जानवर को या किसी भी इंसान की बातें समझनी है तो हमें उसकी साउंड सुननी पड़ती है। हम उसको देख के नहीं समझ सकते कि वो क्या बोलना चाह रहा है, वो क्या फील करता है। तो जंगल में भी सेम ऐसे होता है कि जब कोई जानवर कॉल करता है, लाइक स्पॉटेड डियर कॉल करता है, मैं उसके बारे में बोलूंगा। उसकी कई तरीके की साउंड होती है। अटैक की अलग होती है, मीटिंग की साउंड अलग होती है, या कोई अगर दूर चले जाता है तो उसकी कॉलिंग साउंड अलग होती है। वो कोई जानवर पास आ गया है या उसके पास अटैक होने वाला है या उसे लग रहा है तो वो जमीन में पैर मार के डराता है, उसके अलग साउंड निकालता है। Okay. या कभी कभी पेड़ की टूटने की साउंड आती है कि
पेड़ टूट रहा, पर उस समय दो स्टैग आपस में लड़ रहे होते हैं। अच्छा। वो इतनी जोर से अपनी सींग लड़ते हैं कि ऐसा होता है जैसे पेड़ टूट रहा होगा। ओके। तो ये सब चीजें हमें सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है कि कौन सा जानवर क्या कहना चाह रहा है, कौन सा जानवर क्या है। स्पॉटेड डियर कॉल कर रहा है कंटिन्यू, तो मे बी वहां पे लेपर्ड टाइगर होगा। ओके। उस चीज को देखना पड़ता है। एलिफेंट कॉल कर रहा है तो कौन सी कॉल कर रहा है। एलिफेंट बुलाने की कॉल अलग होती है, अटैक वाली कॉल अलग होती है। जब एलिफेंट अपने ग्रुप को इकट्ठा करता है तो जो साउंड प्रोड्यूस करता है, गुड़ 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 गुड़, अच्छा, वो 6 किलोमीटर सुनाई देती है। वाह, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर। और जब वो सिंपल चिंघाड़ता है तो वो तो चिंघाड़ रहा है कि वो शो कर रहा है कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। वो हॉरिबल है, वो खतरनाक साउंड है। वो एक तरह प्रोटेक्टिंग साउंड है वो, कि मैं अटैक करने आ जाऊंगा, पीछे हो जाओ। अच्छा। जैसे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो एकदम भयानक वाला हाथी बिल्कुल सफारी के पास आओ, जोर से चिंघाड़ता है। ऐसा हमारे साथ भी कई बार हुआ है। अच्छा, तो आपको पीछे हट जाना होता होगा फिर? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि हमें हाथी का झुंड दिखता है तो हम लोग क्या होते हैं उसको पहले या उसे क्रॉस होने देते हैं। हमें लगा टाइम लगेगा तो हम निकल जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रैक होता है उसके पास जंगल भी होता है ना, तो जंगल के बीच में क्या हो जाता है कि जब गाड़ी निकलती है तो हाथी एकदम चौंक जाता है, फिर वो चिंगार के पीछे आता है कि कौन था वहां पे, इस तरह से पूछता है वो। ऐसा हमें फील होता है। ओके सर, आपकी इन बातों से हमें एक अपने घर की स्टोरी याद आ रही है। हमारे घर के आसपास में भी काफी पेड़ पौधे हैं और काफी साल पहले की बात है कि रोज रात को छम छम ऐसी आवाज आती थी, तो हम मम्मी पापा को बोले कोई रात को कोई चुड़ैल घूमती है के बाहर। तो फिर मम्मी पापा ने बाहर बहुत बार नोटिस करा कि अरे कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। और अब पता चला कि हाँ, वो घर के एकदम पास में कोई छोटा सा इंसेक्ट है, वो उसका साउंड होता है। तो ये कितना हॉरिबल हो सकता है। आई नो सर। अच्छा सर, ये बताइए शिकार के बारे में बताइए। शिकार किस तरह का? जैसे यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर लोग शिकार के लिए भी जाते हैं या उन्हें मना किया हुआ है, लेकिन फिर भी जाते तो होंगे लोग? नहीं 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 नहीं, ये जितना भी एरिया है पोचिंग टोटली बैंड हो चुकी है। शिकार नहीं होते, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में जो हमारा लगा है उसके जो वाइल्ड लाइफ 1972 है उसमें ये सब चीजें बैंड है। ओके। तो पोचर्स जो भी अगर इन केस कोई भी अगर दिखता है इस तरह जंगल में तो उसके ऊपर सीधा कार्रवाई की जाती है। पोचिंग नहीं होती यहाँ पे। ओके, मतलब टोटली यहाँ उत्तराखंड में बैंड है? ऑल ओवर इंडिया में बैंड है। ओके। पोचिंग तो ऑल ओवर इंडिया में बैंड है। ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है ये ऑल ओवर इंडिया में लगा हुआ है। ओके, ये बहुत अच्छा है। पोचिंग पहले होती थी, बहुत पहले जिम कॉर्बेट में, जब अंग्रेजों का टाइम था, जो जिम कॉर्बेट था वो पोचिंग करता था पहले। वो एक हॉबी, स्टैंडर्ड हॉबी, वो करवाता भी था, पर उसको बाद में पता फील किया कि ये सब मैं गलत कर रहा हूँ, तो उन्होंने उस टाइगर को बचाने के लिए टाइगर रिजर्व पार्क बना दिया था। तो उसी के नाम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना, उसका नाम ही जिम कॉर्बेट। ओके। तो मतलब अगर कोई भी अगर सोचता भी है शिकार करने के लिए, ये टोटली इनलीगल है? शिकार तो कर ही नहीं सकते ना, ये तो मर्डर हो गया ना सीधा। मतलब अगर किसी ने करने का कोशिश किया तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है? बेल भी नहीं होगी, वो जेल में रहेगा। क्योंकि आपने सीधा तो मर्डर हो गया ना वो। ओके, मतलब जैसे ह्यूमंस में है कि डायरेक्ट मर्डर पर एक बार को तो इंसानों में तो क्या है कि अगर गलती से आपने मर्डर कर दिया या कुछ आप प्रूफ कर सकते हो कि भाई मैंने गलती से कर दिया, तो कुछ धाराएं, एक दो धारा कम हो जाएंगी। अगर वाइल्ड लाइफ की धारा लग गई तो वो कभी कम नहीं होती, क्योंकि सारा केस सेंटर से बनेगा। सर जैसे देहरादून में FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसका क्या रोल रहता है यहाँ के उत्तराखंड के फॉरेस्ट एरिया में? वो इंस्टीट्यूट है, वहाँ से IFS ऑफिसर्स आते हैं, वहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर निकलते हैं वहाँ से। वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर किसी को जानना है तो FII जरूर जाना चाहिए। वहाँ पे पेड़ों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है। ओके। मतलब सर आप हमें ये बताइए हम सभी के लिए कि हम अगर वाइल्ड लाइफ में एंटर करना चाहें, थोड़ा सा देखना चाहें, तो हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या चीजें सीखनी चाहिए, आप हमें ये बताइए। वाइल्ड लाइफ में जब हम कभी एंटर करते हैं तो हम सब बाय सफारी जा सकते हैं। सफारी के कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए।
फर्स्ट पॉलिथीन आप लेके नहीं जाओगे, प्लास्टिक का पॉलिथीन। क्यों सर? क्योंकि अगर प्लास्टिक का पॉलिथीन जंगल में गलती से गिर गई, जानबूझ के आप गिराओगे नहीं, ये बैंड है एक्चुअली कि आप लेके नहीं जा सकते। अगर गलती से इनके को ले गया, गलती से गिर गया, किसी जानवर ने खा लिया और वो बीमार पड़ गया, तो वो आपको कैसे बताएगा मैं बीमार पड़ गया? और आपको पता है पॉलिथीन से क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहले तो वो बैंड है। दूसरी चीज ये है कि आप साउंड ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते जंगल के अंदर, क्योंकि आप जंगल में जा रहे हो तो आपको साइलेंट होकर जाना चाहिए। लाइक कि आप किसी घर जा रहे हो तो आप धीरे बोलो। तीसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लीकर लेके या लीकर पी के जंगल ले जाना चाहिए। क्योंकि लीकर से हम अपनी सोचने की क्षमता खो देते हैं। तो ये चीज है जो आपको ऑलमोस्ट नहीं करनी चाहिए। फायर जैसे आग जलाने की चीजें होती हैं, जिससे आग लग सके, ये सब चीज लेके नहीं जानी। और क्या चीजें करनी चाहिए, आपको जंगल में अगर आपको जंगल को फील करना है तो आप सिंपल सफारी बुक करो, अकेले जाओ या अपने 2-3 दोस्तों को ले जाओ, जंगल फील करो। अगर आपको कोई बर्ड देखने का शौक है तो बाइनोकुलर्स लेके जाओ, उसके आप अच्छे बाइनोकुलर्स, आप बर्ड्स के फेदर देखोगे, उसके आइज देखोगे, नोज देखोगे। और अगर फोटोग्राफी का शौक है तो अच्छे कैमरे लेके जाओ। साथ में अगर सीखने का है तो अच्छे मेंटोर्स के साथ जाओ या अच्छी टीम के साथ जाओ जो फोटोग्राफी करते हो। क्योंकि वाइल्ड लाइफ को समझने के लिए केवल एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको सबसे पहले जंगल समझना पड़ेगा, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को करना चाहता है कि मैं केवल पैसा कमाने के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर लूं, तो मैं सीरियसली बताऊं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पैसा कमाने के लिए पहली बात तो है नहीं। तो क्या एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एक लग्जरी लाइफ एंजॉय कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ फोटोग्राफी करके? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कभी लग्जरी लाइफ चाहता ही नहीं, पहली बात। क्योंकि जिस बंदे को जंगल में रहने का शौक है वो होटलों में तो नहीं रह सकता। पहली चीज, अगर आपको लग्जरियस लाइफ जीनी है कि बिल्कुल मैं होटलों में जाऊं, बड़ी गाड़ियों में घूमूं, तो कितने से बड़ा कितना अच्छा फोटोग्राफर देख लो। हमारे बहुत सारे मेंटोर हैं, उनको होटल में रहना पसंद ही नहीं है। वो हट में रहते हैं, सफारी में जाते हैं, अपने साथ सफारी लेके जाते हैं, अच्छा कमाते भी हैं। क्योंकि भैया बहुत दूर दूर उनको लोगों को लेके जाना पड़ता है, तो वो कुछ कमाएंगे तो ही तो अपने पर खर्च कर पाएंगे। महंगे महंगे गैजेट लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि 16 लाख का लेंस ले लोगे आप ऐसी, घर वालों को बोले पापा 16 लाख का लेंस दिलवा दो, तो पिताजी तो ये बोलेंगे बेटा 16 लाख रुपए कमा लो। सही बात है। तो उस लेवल में पहुंचने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। बट सोर्स ऑफ इनकम है इससे, और उसके लिए आपको कांटेक्ट बनाने पड़ते हैं, आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, गैजेट्स अच्छे होने चाहिए, और कैमरे को आप अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि कैमरे को समझ के ही आप काम कर सकते हैं ना। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अर्निंग सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला है सफारीज, आप सफारी लेके टूर लेके जाओ। दूसरा है आप गैलरी लगाओ, अपनी फोटोज एग्जिबिट करो। ओके, ठीक है। तीसरा है आप ऑनलाइन जो कंपटीशन होती है फेस करो, वहां पे प्राइज विन करो, कांटेक्ट बनाओ। और फोर्थ जो लास्ट है, आप ऑनलाइन मार्केट में जाके अपनी सॉफ्ट कॉपी सेल कर सकते हैं। ओके, तो ये चार हैं पॉइंट जहां पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अपनी अर्निंग कर सकते हैं अच्छी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी सारी नॉलेज आज शेयर करी। आज की वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई, हमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। और आज की वीडियो में हमें पता चल गया अगर कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अपना फ्यूचर सोच रहा है तो उसे क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। और अगर कोई जंगल सफारी का प्लान कर रहा है तो उसके लिए भी हमें काफ़ी सारी टिप्स मिल चुकी हैं। और हमें तो आज का पॉडकास्ट पर्सनली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, पसंद आया, एंड आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। So if you like my video, so do subscribe, like, share and comment my YouTube channel Real Vibes. So okay, take care, bye bye। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बाय।